सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप यू ऑल आर सीटेड. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर. एंड अगर आपको याद आ रहा हो, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने कोलिनर्जिक ड्रग से स्टार्ट किया था. हमने पढ़ा डायरेक्टली एक्टिंग, जिसमें एस्टर्स और एल्कलॉइड्स थे, पाइलोकार्पिन जैसे ड्रग्स, है ना. फिर हमने स्टार्ट किया था इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स. इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स क्या थे बेटा? वो थे एंटीकोलिनेस्टेरेस, है ना. एंटीकोलिनेस्टेरेस थे. और हम जानते हैं कि एंटीकोलिनेस्टेरेस एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाते थे, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन काम करता था. एग्रीड. वो दो में डिवाइडेड थे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. और रिवर्सिबल हम पेशेंट में यूज करते थे कार्बामेट्स. इरिवर्सिबल कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो पॉइजन्स होते हैं. एग्रीड. सबको याद आ रहा है? फाइन. फिर हमने जब रिवर्सिबल बेटा पढ़े तो हमने उसमें फिजोस्टिग्मिन के बारे में पढ़ा, एंटीडोट फॉर एट्रोपिन. एग्रीड बेटा. और हमने एल्जाइमर डिजीज के ड्रग पढ़े बहुत सारे. फिर हमने क्वाटरनरी अमीन पढ़े. क्वाटरनरी अमीन में हमने पढ़ा कोबरा बाइट पॉइजनिंग, स्नेक पॉइजनिंग, कुरारे का रिवर्सल और माइस्थीनिया ग्रेविस. आज हम, हाँ बेटा राहुल, जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं. तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे किससे? माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट से. एग्री. माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट से आज हम स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बारे में. ठीक है. सो रिमेंबर, किसी भी चीज में देर नहीं होती, जब जागो तब सवेरा, है ना. बहुत पुरानी कहावत है. तो रिमेंबर, जो आपका लाइफ का पर्पस है उसको अचीव करना आप चाहते हो, और कभी भी आप लेट नहीं हो. आप ऐसा मत सोचो कि मैं लेट हो गया हूँ, मेरी एज हो गई है. ऐसा कभी भी नहीं होता. ठीक है. सो राहुल, आप अपना डाउट पोस्ट कर दो, मैं अभी आंसर देता हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस. तो सर पहली बात, ये माइस्थीनिया ग्रेविस है क्या? देखो बेटा, मायोस वर्ड का मतलब होता है मसल्स. मायोस का मतलब होता है मसल. एस्थीनिया वर्ड का मतलब होता है वीकनेस. ग्रेविस का मतलब होता है डेंजरस. ओके. यस राहुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. जैसे ही M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ये L आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड में बनना शुरू हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाता है. तो इसके बनाने के लिए, इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमें M3 रिसेप्टर्स काम करते हैं. ठीक है. नाउ सर, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? ऐसा होता क्यों है माइस्थीनिया ग्रेविस? लिखेंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन. माइस्थीनिया ग्रेविस, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? एंटीबॉडीज बनती हैं बेटा सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, है ना. यही होता है. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, और ये बॉडी के किसी टारगेट पे काम करना शुरू कर देती है अगेंस्ट NM रिसेप्टर्स.
Fine. Now these antibodies are produced against NM receptor. और बेटा NM receptor क्या होता था? NM receptor skeletal muscle पे होता था, हम सब जानते हैं। और रिमेंबर, स्केलेटल मसल पे ये जो NM रिसेप्टर है, इस पे नॉर्मली एसिटाइल कोलिन काम करता था। सर अगर एसिटाइल कोलिन काम करता था तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती थी, बट ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करती हैं? ये ऑटो एंटीबॉडीज इस रिसेप्टर को क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती हैं। क्योंकि ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो मसल पैरालाइज हो जाती हैं। और पैरालिसिस का सिम्टम क्या होता है बेटा? पैरालिसिस का मतलब वीकनेस। एग्रीड? तो अब मेरा आपसे पहला सवाल बच्चे लोग, जस्ट थिंक लॉजिकली। एनएम रिसेप्टर और एसिटाइल कोलिन के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो एक बात बताइए, अगर पेशेंट को मसल पैरालिसिस है तो हम मसल की वीकनेस या पैरालिसिस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हम एसिटाइल कोलिन का अगर लेवल बढ़ा दें तो कंपटीशन में एसिटाइल कोलिन जीत जाएगा। इसीलिए हम ड्रग देते हैं नियोस्टिग्मीन जैसे ड्रग, जो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाता है। समझ गए बात? अब मेरा आपसे एक पहला सवाल, सर विच मसल, सबसे पहले कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? एनीवन? सर सबसे पहले वो वाली मसल इन्वॉल्व होती है जो आप अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा यूज करते हो, जो आप अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा यूज करते हो। कौन सी होती है बेटा? आइस की। तो फर्स्ट इज आइस, जिसे हम बोलते हैं ऑक्यूलर मायस्थीनिया ग्रेविस, ये सबसे पहली मसल होती है। उसके बाद स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड्स, लिम्ब मसल। कैन यू टेल मी द लास्ट मसल टू पैरालाइज, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्या बता सकते हो मोस्ट रेजिस्टेंट मसल? वेरी गुड, डायाफ्राम। और पेशेंट की रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से डेथ हो जाती है। अब साहब बात करें, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस? नाउ रिमेंबर, ट्रीटमेंट के दो गोल होते हैं। देयर आर टू गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। सर पहला, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट का मतलब इंप्रूव वीकनेस। और यहां पे हम क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाएंगे बाय गिविंग नियोस्टिग्मीन जैसे ड्रग। बट व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट? सर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए? हमें बीमारी का जो कॉज है उसे रिमूव करना है। तो बताइए, पहले बताइए, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हमें क्या रिमूव करना है? सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट में तो हमने क्या किया? एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा दिया, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हमें किसको रिमूव करना है? हमें इन एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को रोकना है। डू यू एग्री? सो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग और इम्यूनोसप्रेसेंट विल डिक्रीज एंटीबॉडी प्रोडक्शन। समझ गए बात? समझ गए? बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं बेटे किससे? सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट से। नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट इज either neostigmine, which is given
क्यूआईडी का बेटा मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे। और लॉन्गर एक्टिंग ड्रग पायरिडोस्टिग्मीन, हमने पढ़ा पायरिडोस्टिग्मीन लॉन्गेस्ट एक्टिंग था। पायरिडोस्टिग्मीन कितनी बार देना पड़ता है दिन में? ओडी, वंस अ डे, है ना। तो ज्यादा लॉन्गर एक्टिंग कौन सा है? पायरिडोस्टिग्मीन। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम ये दोनों ड्रग कैसे देते हैं? ओरली। कैसे देंगे? ओरल। बट एक कौन सा बच्चा मुझे बताएगा इनके साथ हमें कौन सा ड्रग ऐड करना है ताकि ब्रेडिकार्डिया ना हो? हमें कौन सा ड्रग ऐड करना है साथ में टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ब्रेडिकार्डिया? वी ऐड एट्रोपिन। समझ आ रही है बात? बिकॉज एट्रोपिन विल ब्लॉक मस्करीनिक रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन का लेवल जो ये बढ़ाते हैं, इनका काम क्या होता है? दीज ड्रग्स आर एंटीकोलिनेस्टेरेस एंड दे इंक्रीज एसिटाइल कोलिन लेवल। एसिटाइल कोलिन तो निकोटिनिक पे भी काम करेगा, मस्करीनिक पे भी करेगा, पर हम चाहते हैं कि एसिटाइल कोलिन किस पे काम करे? सिर्फ निकोटिनिक पे। इसीलिए हम एट्रोपिन साथ में देंगे। ठीक है सर। नाउ सर, मेरा आपसे एक सवाल, व्हाट अबाउट इड्रोफोनियम? सर व्हाट अबाउट इड्रोफोनियम, जिसका दूसरा नाम था टेंसिलॉन? Remember, idrophonium was the shortest acting drug. ये तो दिन में 20 बार देना पड़ेगा। तो मेरा आपसे एक सवाल, वुड यू गिव इड्रोफोनियम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस? ये तो दिन में 20 बार देना पड़ेगा। बताओ। नो, दैट इज वाई इड्रोफोनियम इज नॉट यूज्ड for treatment of myasthenia gravis. It is rather used for diagnosis of myasthenia gravis. तो इड्रोफोनियम को हम कहाँ यूज करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए। अभी बात करते हैं ओसामा, कब तक देंगे इम्यूनोसप्रेशन? देखते हैं, अभी आते हैं अभी इम्यूनोसप्रेशन पे। एंड दिस टेस्ट इज नोन एज, बताओ टेस्ट का नाम? टेंसिलॉन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम क्या होता है? टेंसिलॉन टेस्ट। तो पहले बात करते हैं साहब, टेंसिलॉन टेस्ट क्या है? सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू गिव इड्रोफोनियम। अब साहब इड्रोफोनियम आप ओरल भी दे सकते हो, इंजेक्शन से भी दे सकते हो, दोनों रूट से दे सकते हो। इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वेरी ब्रीफली। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा तो इंप्रूवमेंट होगी कि वर्सनिंग होगी मसल की पैरालिसिस में? देयर इज improvement in muscle weakness, and hence the symptoms will reduce. रिड्यूस का दूसरा मतलब होता है एमिलियोरेशन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एमिलियोरेशन। Hence, this test is known as Tensilon test. Can we say Tensilon test is an ameliorative test for myasthenia gravis? It is an ameliorative test for myasthenia gravis. Agreed? But sir, this test has one drawback. The drawback of this test is that this test is also false positive.
मतलब ये एक और बीमारी में भी पॉजिटिव आ जाता है। इट इज ऑल्सो फॉल्स पॉजिटिव इन अ सिमिलर कंडीशन जस्ट लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस। एक और बीमारी में पॉजिटिव आ जाता है अगर वो होगी आदमी को, तो दैट इज लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ये टेस्ट और कौन सी बीमारी में पॉजिटिव आ जाता है? लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ठीक है, अब साहब होता क्या है, हम सब जानते हैं लैम्बर्ट ईटन में क्या होता है। एक हम सब जानते हैं कि एनएम रिसेप्टर, इसमें कोई डिफेक्ट है, ब्लॉक्ड है, यहां पे होता है मायस्थीनिया, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम अंदर नहीं आ पाता, मसल डीपोलराइज नहीं हो पाती। मान के चलो, ठीक है, मान के चलो सोडियम आता है। सोडियम का काम क्या होता है? कैल्शियम को रिलीज कराना, और जब कैल्शियम रिलीज होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब साहब कुछ भी कैल्शियम चैनल में डिफेक्ट होता है तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। तो पहले एनएम रिसेप्टर होता है, सोडियम अंदर आता है जिससे कैल्शियम रिलीज होता है। तो अगर कैल्शियम में प्रॉब्लम है तो इसे हम क्या बोलते हैं? लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। तो होता क्या है, जब आप एसिटाइल कोलिन देंगे, एसिटाइल कोलिन दोनों केसेस में क्या करेगा? सोडियम का इंक्रीज कराएगा, सोडियम से एक्सेस ऑफ कैल्शियम रिलीज शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों में पॉजिटिव आ जाता है। नाउ तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि टेंसिलॉन टेस्ट इज अ एमिलियोरेटिव टेस्ट। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। अब सर अगर मैं कहूं एक और ड्रग है, लेट्स से ट्यूबोकुरारे, अब आप मुझे बताएंगे कुरारे कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक करता है? दे ब्लॉक एनएम रिसेप्टर। एग्री? नाउ टेल मी, अगर आप कुरारे वाला ड्रग देंगे मायस्थीनिया ग्रेविस में, तो बताइए मसल पैरालिसिस में इंप्रूवमेंट होगी कि वर्सनिंग होगी? कौन सा बच्चा बताएगा? इट विल लीड टू वर्सनिंग ऑफ मसल वीकनेस। टेंसिलॉन से क्या होगा बेटा? इंप्रूवमेंट होगी एड्रोफोनियम से। कुरारे तो ब्लॉक करते हैं जैसे एंटीबॉडी, लाइक एंटीबॉडी। सो कैन वी से इट इज अ प्रोवोकेटिव टेस्ट फॉर मायस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा बेटे, एज अ डॉक्टर अगर आप सोचें, क्या आप अपने पेशेंट में कुरारे वाला ड्रग देके डायग्नोस करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू यूज कुरारे और इड्रोफोनियम? रिमेंबर दिस कैन बी डेंजरस। आप पेशेंट को डेंजर में डाल रहे हो। हेंस दिस टेस्ट इज नॉट यूज्ड, क्योंकि वर्सनिंग ऑफ मसल पैरालिसिस विल बी डेंजरस। पेशेंट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में जा रहा है। इसीलिए आपसे एक सवाल पूछा जाता है, हम एमिलियोरेटिव टेस्ट यूज करते हैं कि प्रोवोकेटिव टेस्ट यूज करते हैं? समझ गए ना, प्रोवोकेटिव और एमिलियोरेटिव के बीच का मतलब सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? ठीक है, चलो। देयर इज वन मोर यूज ऑफ इड्रोफोनियम, वन मोर एक्स्ट्रा यूज ऑफ इड्रोफोनियम। लिखेंगे इड्रोफोनियम, it is also used to differentiate between myasthenic crisis versus cholinergic crisis। अब पहला यूज तो हम जानते हैं कि पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए, कि जैसे ही हमने इड्रोफोनियम दिया पेशेंट को इंप्रूवमेंट होती है। मैं अभी आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा कैसे होती है। बट इसका एक और यूज है। मान के चलो एक पेशेंट मायस्थीनिया ग्रेविस का है,
उसमें आपने ऑलरेडी नियोस्टिग्मिन दे दिया, ठीक है। सो देर इज अ पेशेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस टेकिंग नियोस्टिग्मिन, डू यू एग्री? अब साहब दो चीजें हो सकती है, या तो आप नियोस्टिग्मिन की कम डोज दे रहे हो या आप नियोस्टिग्मिन की हाई डोज दे रहे हो। सो कैन वी से इफ देर इज अंडर ट्रीटमेंट और देर इज ओवर ट्रीटमेंट, ये हो सकता है। अब बताइए, अगर अंडर ट्रीटमेंट है तो बॉडी में ज्यादा क्या होगा, एसिटाइल कोलिन ज्यादा होगा कि एंटीबॉडी ज्यादा होंगी? कैन वी से प्रोवोकेटिव का मतलब चीजों को और प्रोवोक करना या वर्स कर देना, समझ गए राहुल? चीजों को और वर्स कर देना को हम बोलते हैं प्रोवोकेटिव, है ना। तो यहां पे सर अंडर ट्रीटमेंट में क्या होगा, देर इज एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी, एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी विल लीड टू फ्लैसिड पैरालिसिस, excess of antibodies will inhibit muscle contraction, flaccid paralysis. Over treatment में बेटा क्या होगा, there is excess of acetylcholine and acetylcholine can lead to spastic paralysis. Do you agree? अब दोनों केस में क्या है साहब, क्योंकि आइस की मसल है, फिंगर की मसल्स हैं, ये इतनी छोटी मसल्स हैं कि आप देख के तो बता नहीं सकते कि पेशेंट की मसल फ्लैसिड है या स्पास्टिक है। तो हमने क्या किया, हमने पेशेंट को दिया इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम ने एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा दिया। तो व्हेन यू गिव इड्रोफोनियम इन दिस केस, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन? Can you tell me what will happen? There will be worsening or there will be improvement? पहले केस में क्या होगा, there will be improvement, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी के साथ कंपीट करेगा और जीत जाएगा। तो दिस अंडर ट्रीटमेंट, हेंस इट इज नोन एज मायास्थीनिक क्राइसिस। बेटा ऐसा ना इमरजेंसीज में होता है, हमें कई बार पता नहीं होता पेशेंट पैरालिसिस से क्यों आया है हमारे पास, तब हम यूज करते हैं। नाउ व्हेन हियर वी विल गिव इड्रोफोनियम, देयर विल बी वर्सनिंग। कैन वी कॉल दिस कंडीशन एज कोलिनर्जिक क्राइसिस, क्योंकि यहां पे एसिटाइल कोलिन ज्यादा था। समझ आ रहा है बात? सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, इजी है। अब एक बात बताओ सर, यहां पे आप इड्रोफोनियम यूज कर रहे हो, पाइरिडोस्टिग्मिन क्यों नहीं यूज कर रहे? बताओ। मैं कह रहा हूं सर, इस डायग्नोसिस के लिए, चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप पाइरिडोस्टिग्मिन क्यों नहीं यूज कर रहे? बताओ क्यों नहीं यूज कर रहे? हम वो भी तो यूज कर सकते हो, वो भी तो यूज कर सकते हो, क्यों नहीं यूज कर रहे? लॉन्ग एक्टिंग है बेटा, वर्सनिंग हुई तो क्या हुआ, रोक नहीं पाओगे, है ना। यस, वर्सनिंग हुई तो रोक नहीं पाओगे, है ना बेटा, ठीक है। दैट इज फाइन, इड्रोफोनियम का ये यूज है, फाइन। तो बेटा हमें ये तो समझ आ गया ट्रीटमेंट कैसे करना है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। चलो बिफोर कमिंग टू डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। सर दिस इज अ पेशेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। And this patient is after tensilon test or when we give idrophonium. Can you tell me बच्चे क्या हो गया? Can you tell me क्या हो रहा है बेटा इसमें?
आंखें देखो, दोनों की आंखें देखो बेटा। कैन वी से पेशेंट को क्या है, टोसिस है, पेशेंट की आईलिड ओपन नहीं हो पा रही, पेशेंट आंख बंद है ऐसे। जैसे आपने इड्रोफोनियम का लेट से इंजेक्शन दिया, सडनली आंखें खुल गई ऐसे, है ना, पेशेंट की आंखें खुल गई। तो ये कौन सा टेस्ट है? दिस इज टेंसिलॉन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। This is tensilon test for diagnosis of myasthenia gravis. So can we say there is improvement in eye opening? आई ओपन होनी शुरू हो गई, ठीक है। सो इससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को मायस्थीनिया ग्रेविस है। पर फिर आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा वाइवा में, और कौन सी बीमारी में ऐसा हो सकता है, आप क्या आंसर दोगे? और कौन सी बीमारी में ऐसे आंखें खुल सकती हैं? चलो हमने कह दिया मायस्थीनिया ग्रेविस है, और कौन सी बीमारी में हो सकता है ऐसा? ऐसा लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में भी हो सकता है, ठीक है। आप ये आंसर दोगे बच्चों, समझ गए कहानी? तो दिस टेस्ट रिमेंबर इज टेंसिलॉन टेस्ट। समझ गए कहानी? चलो अब हम वापस आ जाते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पे। In definitive treatment, we give immunosuppressant. Immunosuppressant means we have to remove autoantibodies. We have to remove autoantibodies. लिप्स के अराउंड की सेम कंडीशन है। अच्छा, मैंने आपको कहा ना लिप्स बाद में इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले आईज इन्वॉल्व होती है। चलो बढ़िया, आपका लिप्स पे भी ध्यान है, ठीक है। पहले आईज इन्वॉल्व होती है ना बेटा, फेस बाद में इन्वॉल्व, मान के चलो इनिशियल स्टेज पे आया है। और लिप्स को आप देख नहीं सकते, आइस को तो आप सडनली इंप्रूवमेंट करके देख सकते हो ना, आइस ओपन हो जाती है, आपका ध्यान है। लिप्स पे आप क्या ध्यान लगा पाओगे? लिप्स की मूवमेंट पे आप ढंग से डायग्नोस भी नहीं कर पाओगे ना। आइज इज अ गुड सोर्स, सेंसिटिव है ना, आइज ओपन होना हमें पता लग जाता है। नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन या फिर प्रेडनिसोलोन। Generally, we start with 40 milligram. Can you tell me these drugs are corticosteroids? Now, sir, why we are giving corticosteroid? Corticosteroid are given for induction therapy. Induction मतलब जब हम start करते हैं. The reason is corticosteroid are the fastest acting immunosuppressive drug. तो सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करते हो? कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। बेटा धीरे धीरे तैयार करो, ड्रग्स के नाम याद करना लंबी जर्नी है, 2-3 साल में रेगुलरली प्रोनाउंस करोगे याद हो जाएंगे। बेटा मेन ड्रग तो याद करने हैं आपको, ठीक है, मेन ड्रग तो याद करने हैं। प्रेडनिसोलोन आप जब डॉक्टर बनोगे बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब करोगे, आना चाहिए, इसका शॉर्टकट नहीं है कोई। अब साहब एक बात बताओ, आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट कर दिया, इंडक्शन थेरेपी, बट होता क्या है, हम थोड़े टाइम के बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बंद कर देते हैं। वी डोंट गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर लॉन्ग टर्म। कैन यू टेल मी व्हाई? कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लॉन्ग टर्म क्यों नहीं देना चाहिए हमें? क्यों नहीं देना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा,
कुशिंग सिंड्रोम पता है, बोन्स वीक हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज हो जाएगी, साइकोसिस हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, है ना। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम सिर्फ इंडक्शन के लिए देते हैं, इंडक्शन मतलब शुरुआत के लिए। सर मेंटेनेंस के लिए हम क्या देते हैं? मेंटेनेंस के लिए वी एड एजाथायोप्रीन एज ड्रग ऑफ चॉइस। एजाथायोप्रीन का एक एक्टिव फॉर्म जो होती है वो होती है 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी दे सकते हो, इसकी एक्टिव फॉर्म। एंड रिमेंबर दीज टू एजेंट्स आर गिवन फॉर मेंटेनेंस। ये दोनों एजेंट्स हम क्यों देते हैं? दे आर गिवन फॉर मेंटेनेंस। ओके, नाउ दीज ड्रग्स व्हेन यू विल स्टार्ट, इनको ना हम पहले दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इनको हम पहले दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं। एजाथायोप्रीन, इनको हम पहले दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने इनको स्टार्ट तो पहले दिन से कर दिया, तो इनको इंडक्शन थेरेपी में क्यों नहीं दे रहे? इनको हम सिर्फ मेंटेनेंस थेरेपी में क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? द रीजन इज दीज ड्रग्स टेक more than 1 month to produce effect. इनको अगर आज स्टार्ट करेंगे तो इनका इफेक्ट कब आएगा? कम से कम 1 महीने के बाद आएगा, है ना। तो दीज ड्रग्स आर नॉट फास्टेस्ट एक्टिंग, दे आर स्लो एक्टिंग ड्रग। अब बात यह है, तो सर आप इनको मेंटेनेंस में क्यों दे रहे हैं? एडवांटेजेस दैट दीज ड्रग्स दे हैव स्टेरॉइड स्पेयरिंग इफेक्ट। स्टेरॉइड स्पेयरिंग इफेक्ट मतलब ये स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स को कम कर, स्टेरॉइड के जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होंगे। दे डू नॉट प्रोड्यूस विथ सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। तो हम इसको स्टेरॉइड्स को खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं बेटा, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप बड़े सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे ही पेशेंट आता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, पेशेंट में प्रेडनिसोलोन और एजाथायोप्रीन इकट्ठे स्टार्ट कर देते हैं। हर ऑटो इम्यून डिजीज में यही होता है, ऑल ऑटो इम्यून डिजीज वी डू सेम थिंग। हम वैसे ही पेशेंट आया, प्रेडनिसोलोन स्टार्ट कर दिया और एजाथायोप्रीन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1 से 2 महीने के बाद, आफ्टर 1 or 2 months, वी स्टॉप और रिड्यूस द डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और धीरे धीरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, देना बंद कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड को टेपर करके खत्म क्यों कर दिया? क्यों टेपर कर दिया? हमने लॉन्ग टर्म 6 महीने 1 साल के लिए क्यों नहीं दिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड? मैं रिपीट कर रहा हूं, आंसर बताइए। हम स्टार्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड से किया, एजाथायोप्रीन से किया, फिर 1-2 महीने के बाद हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, इन्फेक्शन, डायबिटीज, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पर आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सबसे पहले क्यों दिया, बताओ मुझे। आपने सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों दिया था? क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बहुत ही जल्दी इफेक्ट आ जाता है, फास्टेस्ट एक्टिंग है, इसीलिए हम इसको इंडक्शन के लिए देते हैं। पर हम इसको मेंटेनेंस के लिए नहीं देते, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए दोगे तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, है ना। तो अब बात आती है मेंटेनेंस में क्या देंगे। मेंटेनेंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बेटा? एजाथायोप्रीन है। पर सर आपने फिर एजाथायोप्रीन के साथ स्टेरॉइड दिया क्यों? आप सिर्फ एजाथायोप्रीन दे दो। आप लिखोगे कि एजाथायोप्रीन बड़ा स्लो एक्टिंग ड्रग है,
क्यों? क्योंकि इसके इफेक्ट को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है? अगर आपने आज एजाथायोप्रीन स्टार्ट किया साहब, इसका जो इफेक्ट है काफी टाइम के बाद आता है। इसका इफेक्ट बहुत टाइम के, कम से कम 1 महीने के बाद आना शुरू होता है। ठीक है, समझ गए? इम्यूनिटी तो बेटा हम चाहते हैं डिप्रेस हो, ये दोनों ड्रग इम्यूनिटी डिप्रेस करते हैं, पर एजाथायोप्रीन को फिर हम कम से कम 1 से 2 साल तक देते हैं। यस बेटा, इसमें 6 मर्केप्टोप्यूरिन एंटी कैंसर ड्रग है। मैं आपको बताऊंगा एंटी कैंसर ड्रग का दूसरा यूज होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस ट्रीटमेंट हैज अराउंड 80% लोग पर्सन बिकम्स परमानेंटली क्योर्ड। अराउंड 80% लोग परमानेंटली क्योर हो जाते हैं इससे। समझ गए? समझ आ रही है कहानी? इस कॉम्बिनेशन से लगभग 80% लोग ठीक हो गए। अब बात मान के चलते हैं स्टिल नो इंप्रूवमेंट, लेते हैं पहला सिनेरियो लेते हैं, इफ नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। पहला सर, पहला कारण इंप्रूवमेंट, बेटा राहुल सिंगला बात क्या है, हम यहां पे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एजाथायोप्रीन और 6 मर्केप्टोप्यूरिन का एंटी कैंसर ड्रग जैसा साइड इफेक्ट आता है, बोन मैरो सप्रेशन, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इनको एज एन एंटी कैंसर ड्रग देते हैं बहुत ही हाई डोज होती है। जब आप यही 6 मर्केप्टोप्यूरिन ऑटो इम्यून डिजीज में देते हो एज एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इनकी डोज बहुत ही कम होती है। एंटी कैंसर ड्रग व्हेन यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देयर डोज इज वेरी लेस। एंटी कैंसर ड्रग कैंसर के लिए बहुत हाई डोज होती है इनकी, वो बहुत डेंजरस होती है। क्या करें, कैंसर है भी डेंजरस। अब इफ स्टिल देयर इज नो इंप्रूवमेंट, व्हाट टू डू? पहला सिनेरियो लेते हैं, एक पेशेंट आया और पेशेंट को क्या हुआ, आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, तो लिखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी केसेस। क्या करें? स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी केसेस। इन स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी केसेस द ड्रग ऑफ चॉइस इज साइक्लोस्पोरिन, और जस्ट नाम लिख लो, बाद में समझ आएंगे, अभी इन ड्रग्स के नाम नहीं समझ आएंगे। साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, ये भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। इफ स्टिल नो इंप्रूवमेंट, देन वी ऐड अदर एंटी कैंसर और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, तो लिखेंगे साइक्लोफॉस्फामाइड, ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग है, माइकोफिनोलेट, मैं आपको बताऊंगा आपने कितना याद करना है, ठीक है, और लिखेंगे एक एंटीबॉडी रिटुक्सीमैब, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिटुक्सीमैब। बेटा रिफ्रैक्टरी का मतलब आपको क्या लगता है? ये आपने स्टेरॉइड दिया, पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं आई, आपने स्टेरॉइड दिया, पेशेंट कह रहा कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ? स्टेरॉइड ने काम नहीं किया। रिफ्रैक्टरी का बेटा मतलब होता है नो इंप्रूवमेंट। 20% लोगों में मैंने आपको कहा ना नहीं होता ट्रीटमेंट, 80% लोगों में ही सक्सेसफुल है, 20%, 1/5 पेशेंट तो बच गए ना। समझे? नाउ इज देयर एनी रोल ऑफ अ सर्जरी? यस, वी कैन डू अ सर्जरी ऑल्सो। कैन यू टेल मी क्या सर्जरी करेंगे? कोई मसल निकालोगे?
कौन सी सर्जरी का रोल है? So there is a role of a surgery, very, very important. That is thymectomy. There is a role of a surgery known as thymectomy. किसको रिमूव करना है? रिमूव थाइमस. Any reason, sir, why we should remove thymus? Because thymus, it is the source of antibody production. थाइमस में ही ऐसे लिम्फोसाइट बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं बेटा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब बात यह है, सर कब हमें थाइमेक्टमी करनी है, कब हमें थाइमेक्टमी नहीं करनी? ठीक है. सो व्हेन वी विल बी डूइंग थाइमेक्टमी, लिखते हैं. ठीक है. वी शुड डू थाइमेक्टमी इफ देयर इज एसोसिएटेड ट्यूमर. क्या आप बता सकते हो कौन सा ट्यूमर देखा जाता है मायस्थीनिया ग्रेविस में? सेकेंड, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट केसेस. ये दो केसेस हैं जब हमें थाइमेक्टमी करनी है. फाइन. एंड थाइमेक्टमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नॉट वी शुड डू if there is ocular myasthenia gravis only. अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मायस्थीनिया ग्रेविस कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहली मसल आईज की. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? तो हम कह सकते हैं दिस ऑक्यूलर मायस्थीनिया ग्रेविस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस, एंड इन इनिशियल स्टेजेस देयर इज नो फंक्शनल डिसेबिलिटी. मतलब आदमी को दिन प्रतिदिन जो काम करने होते हैं, आदमी को जो डेली एक्टिविटीज करनी होती हैं, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ना, क्योंकि अभी जो मायस्थीनिया है सिर्फ आइस तक लिमिटेड है. अब एक बात बताओ बच्चे लोग, आपने थाइमस रिमूव तो कर दिया, बड़ा इजी है थाइमस रिमूव करना. प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर आपने थाइमस रिमूव कर दिया? डोंट यू थिंक आपका जो पेशेंट है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाएगा? ड्रग्स तो आप बंद कर सकते हो, पर थाइमस एक बार आपने रिमूव कर दिया तो पेशेंट को तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगी. तो बताओ मुझे एक सिंपल सी बात, क्या हमें इस इनिशियल स्टेजेस पे थाइमस को रिमूव करना चाहिए? क्या हमें इस इनिशियल स्टेजेस पे थाइमस को रिमूव करना चाहिए? अगर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट क्या होगा? पेशेंट को जो थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे. रिस्क क्या है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाएगा आदमी. तो इसीलिए हमें इन इनिशियल स्टेज पे थाइमस को रिमूव नहीं करना चाहिए. अदरवाइज द पेशेंट विल बिकम लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेस्ड. तो सर्जरी करने से पहले हमें डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ में, रिस्क वर्सेस बेनिफिट. कितना फायदा होगा सर्जरी का एज कंपेयर टू कितना नुकसान होगा सर्जरी से, है ना. तो सारी हमारे पूरी मेडिकल जो साइंस है, मैं तो मेडिकल साइंस को साइंस नहीं कहता. मेडिकल साइंस इज नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट एक्चुअली. जब पेशेंट सामने होता है तो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें हर सेकंड में लेने पड़ते हैं. यहां पे 1+1 2 नहीं होता, ये याद रखना मेडिकल साइंस में. ठीक है, यू हैव टू इम्प्रोवाइज थिंग्स. तभी आप डॉक्टर बन रहे हैं, तभी आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है.
ठीक है, द मोर यू आर एक्सपीरियंस, द मोर यू आर रेड, वेल रेड, द बेटर डिसीजन यू कैन टेक फॉर टू योर, आप अपने पेशेंट के लिए और बेटर डिसीजन ले सकते हो, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए कहानी? तो आई होप हमें इम्यूनो सप्रेशन समझ आया। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी है ना? ऐसे ही स्टोरी बना के याद करना है आपने, और हर लाइन एक एमसीक्यू है। नाउ लेट्स टेक अ सिनेरियो। Let's take a case scenario. A 35-year-old female, a 35-year-old female presented to emergency. Imagine कीजिए माइंड में, with respiratory paralysis. ठीक है, she was suffering from myasthenia gravis. Now tell me what you will do. अब आप मुझे बताइए, उसामा कह रहे हैं कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता। वो तो बात ठीक है यार, मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है उसामा डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि मोटिवेट कैसे हूँ, है ना, बड़ी पुरानी कहावत है। मोटिवेट होना है ना तो क्या करो, थोड़ा सा ना बैंक से लोन ले लो, पैसे ले लो। जब सिर पे कर्जा होगा ना, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। मेहनत करनी है, कर्जा उतारना है ना, तो कोई लाइबिलिटी पाल लो लाइफ में। अगर मैं नहीं कर पाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप हो तो आप जीनियस हो। हाँ, राहुल कह रहे हैं कि फिर भी उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड और 6 मरकेप्टोप्यूरिन देंगे, सर्जरी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज अ थायोप्रीन। समझा नहीं बेटा आपकी बात में? अच्छा, इसी का आंसर बता रहे हैं। नाउ बेटा एक पहले बात बताओ, पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, थोड़ी देर में पेशेंट मर जाएगा, थोड़ी देर में पेशेंट मर जाएगा। क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड सडनली इंप्रूवमेंट करेगा, आपको लगता है? व्हाट डू यू थिंक? रीजन क्या है? देर इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ, लेट्स सी हो क्या रहा है, हमें समझ आ जाएगा। एंटीबॉडीज, बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं जो हमारे प्लाज्मा में घूम रही है। हमारे प्लाज्मा में, इस पेशेंट के प्लाज्मा में इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज घूम रही हैं कि जिसने क्या कर दिया है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर दिया है। क्या आप बता सकते हो फटाफट इन एंटीबॉडीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो लेट्स सी। फर्स्ट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पहले बताओ, ओरल ड्रग दोगे, इंजेक्शन दोगे? इंजेक्शन ऑफ नियोस्टिग्मीन विद एट्रोपिन। अगर अब भी ठीक नहीं होता, पुट द पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। मशीन अब सांस दिलाएगी, है ना, सब अस्पतालों में वेंटिलेटर होता है ना। नाउ टेल मी, इस एंटीबॉडीज का क्या करें? क्या आप बता सकते हो फास्टेस्ट वे में एंटीबॉडीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं? फर्स्ट इज प्लाज्मा एक्सचेंज। क्या करो, पेशेंट का सारा प्लाज्मा बाहर निकाल दो और एक हेल्दी ह्यूमन का प्लाज्मा डाल दो। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट?
इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। कोविड में भी करते थे ना, जब कोविड में एंटीबॉडीज ज्यादा बन जाती थी तो, है ना। डायलिसिस से बेटा एंटीबॉडी नहीं फिल्टर होती, एक बात याद रखना। एंटीबॉडी इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि वो डायलिसिस से फिल्टर नहीं हो सकती। डायलिसिस से फिल्टर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोटा मॉलिक्यूल ड्रग होना चाहिए, छोटा सा पॉइजन होना चाहिए। एंटीबॉडी कैन नॉट फिल्टर फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज्ड इन डायलिसिस, दिस इज द इशू। हम नहीं रिमूव करा सकते। सर सेकंड चीज क्या कर सकते हैं? सेकंड हमने क्या किया, हमने एक ड्रग बनाया, ड्रग का नाम है IVIG। IVIG का मतलब है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन को तो IgG लिखते हैं। नाउ दिस इम्यूनोग्लोबुलिन दे न्यूट्रलाइज ऑटो एंटीबॉडीज। दे न्यूट्रलाइज दी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी। हमने क्या किया, हेल्दी ह्यूमन से क्या किया, IVIG ले लिया, हेल्दी ह्यूमन की वो ले ली एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज इनको न्यूट्रलाइज कर देती है, इसे हम बोलते हैं IVIG। तो हमारे पास दो ऑप्शन है फटाफट इमरजेंसी में इन एंटीबॉडीज को रिमूव करने की। अब आप बताओ बेटा मुझे कि इन दोनों में से आप इजीली कौन सा कर सकते हो? प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हो कि IVIG दे सकते हो? क्या है इजी करना? अभी बताता हूं बेटा IVIG के बारे में। पहले बताओ इजी क्या है? पूरा प्लाज्मा निकाल के दूसरा प्लाज्मा डालना, या बाहर से IVIG का इंजेक्शन लगाना? इजी क्या है आपके लिए? और ज्यादा ऑब्वियसली IVIG देना इजी है। तो दिस इज मोर कॉमनली यूज्ड। हम क्या करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस। समझ गए? अब बेटा है क्या, IVIG ना एक सेपरेट टॉपिक है जो मैं आपको बाद में वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ये IVIG क्या है, बट एक स्टोरी सुना देता हूं, लिखेंगे नहीं अभी। पहली बात तो हर ऑटो इम्यून डिजीज का यही ट्रीटमेंट होता है। शुरुआत में कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट देते हैं लाइक एजाथायोप्रीन। अगर पेशेंट को इमरजेंसी होती है तो हम प्लाज्मा फेरेसिस या IVIG करते हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देयर इज वन ऑटो इम्यून डिजीज, बड़ा खतरनाक सा नाम है, लेट्स से गुलेन बारे सिंड्रोम, शायद अभी ना सुना हुआ आपने, गुलेन बारे सिंड्रोम। लेट्स से अनदर ऑटो इम्यून डिजीज कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज, गुलेन बारे सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डिजीज in which the patient presents to emergency with respiratory paralysis. What you will do? In any autoimmune disease, if the patient presents with emergency with respiratory paralysis, we do either plasmapheresis or more commonly we do IVIG. So can you tell me other autoimmune disease जहाँ IVIG यूज करते हैं? गुलेन बारे सिंड्रोम बताऊंगा आपको, कावासाकी डिजीज। अगर डिजीज बहुत सीरियस नहीं है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म पे एजाथायोप्रीन से मेंटेन करो। हर ऑटो इम्यून डिजीज का साहब यही ट्रीटमेंट होता है। कहानी समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, अच्छी लगी तो। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक माई फोन इज नॉट चार्जिंग। अब ठीक है, चलिए। ठीक है, मतलब बताऊंगा मैं आपको कि सारे ऑटो इम्यून डिजीज में अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है, फटाफट एंटीबॉडीज को रिमूव करना है। यही दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है? ये बात समझ आ गई? गुड। हाँ बेटा, ये IVIG है क्या? देखो, IVIG ना बड़ी अजीब सी ड्रग है। जस्ट थिंक लॉजिकली, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको ऐसे बाद में बताऊंगा IVIG है क्या। देखो, मान के चलो I am suffering from myasthenia gravis. That means मेरे अंदर एंटीबॉडी बनती है ना? You are not suffering from myasthenia gravis. आप myasthenia gravis से सफर नहीं करते। तो क्या रीजन है कि आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रही?
कैन वी से वन हाइपोथेसिस इज, एक हाइपोथेसिस अगर हम कह सकते हैं, सर आपके अंदर भी एंटीबॉडी बनती हैं बट वो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज रहती हैं, वो एंटीबॉडी काम नहीं कर पाती। आपके अंदर भी एंटीबॉडी बनती है जबकि आप में माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं है, पर आपके अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। आपको ये बात समझ आई? मुझे माइस्थीनिया ग्रेविस है, मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन रही है, प्रॉब्लम कर रही हैं। आपके अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं है, आप में भी एंटीबॉडीज है, पर आपकी एंटीबॉडीज को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? आपकी एंटीबॉडीज। तो हमने क्या किया, हजारों लोगों को इकट्ठा किया। वी कलेक्टेड थाउजेंड्स पीपल, हजार लोग लिए जिनको माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं है, और उनके प्लाज्मा में जो इम्यूनोग्लोबुलिन घूम रही है हमने उनको इकट्ठा कर दिया। समझ आए? तो हेल्दी ह्यूमंस का हमने प्लाज्मा लिया, उसमें से एंटीबॉडीज निकाल ली। क्या हम कह सकते हैं ये एंटीबॉडीज माइस्थीनिया ग्रेविस की एंटीबॉडीज को ब्लॉक कर कर रखती हैं? दिस इज IVIG. So it is a collection of immunoglobulin taken from healthy volunteers who are not suffering from any autoimmune condition. है ना? ये हाइपोथेसिस हो। डोंट वरी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। कहानी समझ आ गई? तो इसका सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, इट विल न्यूट्रलाइज ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है? तो मेडिकल साइंस तो बहुत फैसिनेटिंग है, डोंट वरी। तो रिमेंबर, ये दो वर्ड्स आपने नहीं भूलने। कौन से बेटा? इमरजेंसी और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इमरजेंसी, कैन यू टेल मी व्हाई आई हैव यूज्ड अ वर्ड 35-year-old फीमेल? कोई बता सकता है ऐसा क्यों? क्या आप बता सकते हो 35-year-old फीमेल वर्ड क्यों यूज किया मैंने? ऐसे ही पूछ रहा हूं। अच्छा राहुल जी, आंसर हो गया। Autoimmune disease are more common in middle-aged females. Most of the autoimmune disease are common in middle-aged females. ठीक है, चलो। नाउ एक बेटा ये लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको, ये लिस्ट अभी लिख लेना। यू डोंट हैव टू रिमेंबर। मैं आपको बताऊंगा इसमें दो ड्रग्स यूज आपने याद करने हैं। नाउ विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन माइस्थीनिया ग्रेविस? ठीक है, आपने एक एंटीबॉडी का नाम याद रखना है। बेटा बताओ कौन सी एंटीबायोटिक का नाम लिखा है हमने? कोई बता सकता है कौन सा? बेटा एक आपने ये याद रखना है, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। सो विच ड्रग्स टू बी अवॉइडेड इन माइस्थीनिया ग्रेविस? पहला लिखेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड। वाई? अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑल्सो ब्लॉक NM रिसेप्टर। अब बेटा सेकंड पॉइंट, ये कुरारे वाले ड्रग आपने याद रखने हैं। हम जानते हैं ना क्यों कुरारे वाले ड्रग याद रखने? सेम रीजन है बेटा, है ना? ठीक है, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बताएगा वाई बॉटुलिनम टॉक्सिन? जो आपने याद रखने हैं वो मैं सर्कल कर रहा हूं आपके लिए। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक होती है बेटा, हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है जब अमाइनोग्लाइकोसाइड पढ़ेंगे। बेटा जीरियाटिक्स के जो जॉइंट पेन होता है ना, वो एज रिलेटेड डीजेनरेशन से होता है, वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होता, वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फीमेल में जो जॉइंट पेन होता है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज से मिडिल एज फीमेल में होता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। वहां हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं, स्टेरॉइड से स्टार्ट करते हैं और मिथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रीन ड्रग से मेंटेन करते हैं। कोई बताएगा बॉटुलिनम टॉक्सिन क्यों नहीं देना चाहिए?
आपने बेटा ये 3 ड्रग फिलहाल याद रखने हैं, ठीक है। ये आपके सामने लिस्ट है, ड्रग्स विच शुड नॉट बी गिवन इन माइस्थीनिया ग्रेविस। पूछा आपसे 2-3 ही जाएंगे, फाइन। क्योंकि एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, बोtulinum टॉक्सिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, है ना, वी ऑल नो ना, botulinum टॉक्सिन inhibit the release of acetylcholine, further muscle paralysis will occur, ठीक है, चलो डन। सो बेटा हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस खत्म, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स का, दैट इज रिवर्सिबल हो गए खत्म। लेट्स स्टार्ट विद इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेस, ठीक है, इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेस। नहीं बेटा, बोटॉक्स थेरेपी इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, hence there will be no acetylcholine that will be acting on NMDA receptors. Now irreversible anticholinesterase, remember they are of 2 types. The first is carbamates, second is organophosphates. तो बेटा ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा अब, ओपी, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ओपी वर्ड यूज करेंगे। पहले बेटा हम ड्रग के नाम लिखेंगे। वैसे तो देखिए ड्रग की जो लिस्ट है ना बेटा वो बहुत ही बड़ी है, पर आपने सारे ड्रग याद नहीं करने, 2-4 याद करने, जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही याद करने। पहला लिखेंगे कार्बामेट में लिखेंगे कार्बारिल, एलडी कार्ब, कैसे याद करें, कार्ब वर्ड आ रहा है, एंड प्रोपोक्सोर। ये नाम थोड़ा सा अलग है, बताऊंगा कैसे याद करना, ठीक। ऑर्गेनोफॉस्फेट 11th-12th में बेटा आपने एक ड्रग पढ़ा था मेलेथियोन, किसी ने पढ़ा है मेलेथियोन, इसी का भाई पैरेथियोन और सल्थियोन। इसमें बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा ड्रग याद करना हमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ड्रग याद रखना है हमें, मेलेथियोन, बिल्कुल नहीं भूलना मेलेथियोन, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे टिफलॉस, इसका एक और भी नाम होता है पर हम अलग से लिखेंगे, टिक 20, क्या नाम लिखेंगे, टिक 20, याद रखना है, ठीक है। एक और लिखेंगे डायाजीनॉन, लास्टली एक लिखेंगे हम ड्रग क्लोरपाइरिफॉस। ये जो क्लोरपाइरिफॉस है बेटा हमारे इंडिया में, हम जानते हैं ना कि हमारे इंडिया की जो इकॉनमी है 70% ऑफ वी इंडियंस आर इनटू विच सेक्टर, बताओ, एग्रीकल्चर में ज़्यादा है, इंडस्ट्री में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, 70% ऑफ इंडियंस आर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, फार्मर्स होते हैं 70% ऑफ इंडियंस। और बेटा हम जानते हैं कि फार्मर्स अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, दीज इंसेक्टिसाइड्स। तो हमारे फार्मर्स बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं ये मॉलिक्यूल, ये जो हमने 3 लिखे हैं ना, ये हमारे फार्मर्स बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स बाय आवर इंडियन फार्मर्स। तो व्हाट डू यू थिंक, इनका यूज हमारे देश में कॉमन है कि बड़ा अनकॉमन है? सर इट इज वेरी कॉमन। और अगर मैं आपको कहूं कि आप भी इनका यूज करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, कैसे सर, बताता हूं आपको। ये देखिए, इन दोनों ड्रग को क्या करो, आपस में इनकी दोस्ती करा दो। कौन से दोनों ड्रग की, लास्ट वाले दोनों ड्रग की दोस्ती करा दो, और इस कॉम्बिनेशन का नाम लिख लो बेगोन। सो बेगोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोक्सोर एंड क्लोरपाइरिफॉस।
समझ आई कहानी? और आप जानते हो कि हम बेगोन किस लिए यूज करते हैं? एज अ इंसेक्टिसाइड्स, है ना, मच्छरों को मारने के लिए, है ना। इंसेक्ट्स दे डैमेज क्रॉप्स। अब साहब हमने क्या किया, कई ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को हमने क्या किया, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। Certain organophosphates, they have been converted into gaseous form and they are used in warfare to kill human, आदमियों को मारने के लिए। लिखेंगे टबून, सरीन, सोमान। ये आपसे बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं। ऑल्दो अमेरिका ने इन पे बैन लगाया हुआ है कि ऐसी गैसेस मत यूज करिए, बट हिटलर के टाइम पे अगर आप याद करें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ऐसी गैसेस का बहुत ही कॉमन यूज होता था लोगों को मारने के लिए। गैशियस फॉर्म में तो आप इजीली फैला सकते हो और बहुत सारे लोग मर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, उसी दौरान ऑर्गेनोफॉस्फेट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट भी आ गया था। तो इनका ट्रीटमेंट भी बहुत ही पुराना है। पर रिमेंबर, इन इंडिया इट इज वेरी कॉमन बिकॉज in India, the farmers are the main people. They can have poisoning of carbamate और ऑर्गेनोफॉस्फेट। अब सब पॉइजनिंग होने के ना 3 कारण होते हैं। किसी भी पॉइजनिंग होने के 3 कारण होते हैं। सर अगर मैं कहूं आपको पॉइजनिंग हो गई तो क्या रीजन हो सकता है? कह सकते हैं गलती से खा लिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल, गलती से खा लिया। दूसरा मैं कहूं आपकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया आपको, आप डिप्रेस्ड हो इसलिए खा लिया, उसका कारण होता है सुसाइडल। तीसरा कारण, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया और अब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बदला लेना चाहती है, और क्या किया उसने, आपकी चाय कॉफी में ऑर्गेनोफॉस्फेट मिला दिया। तो एक तीसरा कारण होता है पॉइजनिंग का, होमिसाइडल। होमिसाइडल मतलब किसी को मार देना, समझ गए? सो देयर आर 3 कॉजेस ऑफ पॉइजनिंग, आइदर एक्सीडेंटल, गलती से खा लो, सुसाइडल, खुद खा लो, होमिसाइडल, सामने वाले को खिला दो। अब बात यह है कि हमारे इंडिया में ऑल दीज 3 थिंग्स आर वेरी कॉमन इन अवर फार्मर्स। Suicidal, farmers, they commit suicide. Most common poisons farmers they consume to commit suicide in our country especially is organophosphates. So as a doctor you should know what should be the treatment of organophosphate poisoning and that. Now आपने ये नाम याद रखने हैं। सो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई। ठीक है, सबको समझ आ गई? चलो गुड। चलो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कार्बामेट एंड organophospate poisoning? Fine. Now what happens in carbamate and organophosphate poisoning? These molecules are irreversible anticholinesterase. Okay, that means they increase the level of acetylcholine. They inhibit acetylcholinesterase enzyme. Just a moment, beta. It means they inhibit cholinesterase enzyme, and this inhibition of cholinesterase enzyme increase the level of acetylcholine. Now which cholinesterase enzyme they inhibit? We will write pseudocholinesterase
and acetylcholinesterase. Fine. Pseudocholinesterase and acetylcholinesterase. Sir, where pseudocholinesterase is present? It is present in plasma. Now it will increase the level of acetylcholine. Now tell me, acetylcholine will produce the symptoms of dumbbells. It will produce the symptoms of dumbbells. Can you tell me M stands here for? Meiosis or pinpoint pupil. Fine. Meiosis or pinpoint pupil. Other symptoms, I hope now you know what is dumbbells. Plus there is red tears. खून के आंसू. Plus there is red tear. Now sir, why there is red tears? Because they also inhibit RBC esterase. ये किसको इनहिबिट करते हैं? एक आरबीसी में भी एंजाइम होता है आरबीसी एस्टरेज विच लीड्स टू हीमोलिसिस. Which leads to hemolysis. Now tell me, if there is hemolysis, this RBC is getting damaged, the pigment released, the red color pigment released because of RBC damage, hemolysis will come into tears. Hence, red tears. Very good, Osama. Now, sir, what is the most common cause of death? बंदा मरता क्यों है बेटा? Respiratory paralysis. Most common cause of death is. Second most common cause of death is बेटा ये वाला बी से क्या है? ब्रेडिकार्डिया. अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया तो पेशेंट किस में चला जाएगा? शॉक में चला जाएगा. एग्रीड? शॉक में चला जाएगा. नाउ आपको ये कहानी समझ आई? तो बेटा फिलहाल क्या करो, इन दो चीजों को मार्क कर लो. कोलिन एस्टेरेस एंजाइम इनहिबिट हुआ जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से बाकी की सारी चीजें होनी शुरू हो गई. ठीक है, अब बात करते हैं कैसे डायग्नोस करेंगे. हम कैसे डायग्नोस करेंगे? So diagnosis is mainly by history of the patient and clinical features. तो अब आप मुझे बताइए बेटा लोग, अगर मैं आप एक एग्जामिनर हो, अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हिस्ट्री में आप क्या डालोगे? कौन सा ऑक्यूपेशन डालोगे? कौन सा ऑक्यूपेशन डालोगे? अगर आपको क्वेश्चन मिल गया और आपने एक पूरा सिनेरियो या हिस्ट्री या आपके सामने पेशेंट आ गया, आप पहले क्या पूछोगे? क्या ऑक्यूपेशन करते हो? फार्मर हो कि नहीं हो, है ना? फिर कपड़ों पे आप देखोगे कुछ ऑर्गेनो फॉस्फेट जैसी चीज तो नहीं लगी. फिर आप क्या देखोगे? क्लिनिकल फीचर. तो बेटा क्लिनिकल फीचर में आप सबसे पहले क्या देखोगे? टॉर्च लोगे और आइस देखोगे. टॉर्च देखोगे और आइस देखोगे. आइस में आपको प्यूपिल कैसा दिखेगा? एकदम छोटा, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा होगा लाइट को. एग्रीड? फिर आप पल्स चेक करोगे. पल्स में क्या होगा? पल्स आपको कम मिलेगी, ब्रेडिकार्डिया होगा. और पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होंगे. क्या बता सकते हो क्यों पसीने आ रहे हैं? सैलिवेशन, थूक निकल रहा होगा बाहर. टीयर्स आ रहे होंगे, लैक्राइमेशन. पेशेंट से सांस नहीं ली जा रही होगी. क्यों? ब्रोंकोस्पाज्म, यूरिनेशन एक्सेसिव, उसके कपड़े गीले होंगे पूरे. समझ पा रहे हो? है ना? चलो स्मेल छोड़ दो, स्मेल भी छोड़ दो आप. कुछ तो एबनॉर्मल स्मेल आएगी ना, क्योंकि अगर पॉइजन इधर उधर पड़ा होगा कुछ तो एबनॉर्मल स्मेल आएगी ना. अगर आप घर से उठ के आ रहे हो और आपने कोई भी ड्रग नहीं खाया, कोई स्मेल तो नहीं आएगी. अभी आपको नहीं पता कि कोई स्मेल है, पर कोई भी स्मेल आ रही है मतलब पॉइजन तो हो सकता है.
है ना। स्मेल कुछ नहीं होती कैरेक्टरिस्टिक, वो तो आपको एक्सपीरियंस से आएगी कौन सी स्मेल है। ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है, गार्लिक ऑर्डर होता है फॉस्जीन गैस की वजह से, बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग। नाउ अब बात आती है, कोई लैब टेस्ट आप करेंगे? यस, बट लैब टेस्ट करने का ना टाइम नहीं होता। लैब टेस्ट में वी चेक द एक्टिविटी ऑफ pseudocholinesterase and RBC esterase. So activity of pseudocholinesterase and RBC esterase will be reduced. क्यों रिड्यूस्ड होगी? बिकॉज इनके साथ कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट बाउंड है ना। बेटा लाइट रिफ्लेक्स से मियोसिस सडनली होगा ना, यहां पे जैसे ही पेशेंट आएगा मियोटिक प्यूपिल होगा और वो लाइट से रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। आप अंधेरे में भी देख लेना मियोटिक ही होगा। जब आप लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट करते हो तो पेशेंट को हम डार्क रूम में रखते हैं या आसपास उसकी लाइट हटा देते हैं। आप अंधेरे में भी देखोगे पेशेंट को क्या होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल होगा, है ना। तो आई होप ये बात समझ आई। फाइन, तो अब बात करते हैं साहब ट्रीटमेंट की। बट बिफोर ट्रीटमेंट लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनिंग। कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग करते कैसे हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक डायग्राम देखिए। ये कौन सा एंजाइम है बेटा आपके सामने? क्या करते हैं, हम इसे बकेट बना देते हैं, क्योंकि ना आपकी बुक्स में बकेट बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूं इसको बकेट बना देता हूं। ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, नहीं भी पढ़ेंगे फाइन। आई एम मेकिंग अ बकेट फॉर यू। तो बेटा मान के चलो ये एक कोलिन एस्टेरेस एंजाइम है। ये सूडोकोलिन एस्टेरेस भी हो सकता है, आरबीसी एस्टेरेस भी हो सकता है। नॉर्मली दिस कोलिन एस्टेरेस एंजाइम डिग्रेड्स एसिटाइल कोलिन। तो ये एंजाइम क्या है? ये कोलिन एस्टेरेस एंजाइम है ना। हमने एक एंजाइम की शेप बना दी, फाइन। नॉर्मली क्या करता है, इस एंजाइम का काम होता है एसिटाइल कोलिन डिग्रेड करना। सर ये करता कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। सर इस पे ना एक साइट होती है जिसे हम बोलते हैं एनायनिक साइट। कौन सी साइट? एंड एनायनिक साइट पे कौन आके अटैच होता है, लिखेंगे एसिटाइल कोलिन आके एनायनिक साइट पे अटैच होता है। So can we say anionic site is attachment site of acetylcholine? पहले हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि एंजाइम कैसे काम करता है। अब साहब एक एंजाइम और होता है, एक साइट और होती है, मैं यहां पे बना देता हूं। द साइट नेम इज एस्टेरेटिक साइट। दूसरी साइट का नाम बेटा, नाउ एस्टेरेटिक साइट क्या करती है, ये जो एसिटाइल कोलिन के बीच का जो बॉन्ड है इसको तोड़ देती है। एस्टेरेटिक साइट कॉजेस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देना। आई होप ये बात सबको समझ आई। दो साइड, तो एसिटाइल कोलिन कौन सी साइट पे अटैच होता है, एनायनिक साइट पे, और एस्टेरेटिक साइट क्या करती है बेटा, इसको डिग्रेड कर देती है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि ये जो कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट दे इनहिबिट दिस एंजाइम, दे आर एंटी कोलिन एस्टेरेस। सो लेट्स सी व्हाई। तो साहब पहले लेते हैं एनायनिक साइट, दूसरी लेते हैं एस्टेरेटिक साइट। तो पहला पॉइंट याद रखना है हमें कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वो आते हैं इस साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो लिखेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट दे ब्लॉक विच साइट, दे ब्लॉक एस्टेरेटिक साइट ऑफ कोलिन एस्टेरेस एंजाइम।
आई होप ये बात सबको समझ आई। जी बिल्कुल सही बात। तो मान के चलते हैं ये है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये फॉस्फेट हो गया, ये ऑर्गेनिक ग्रुप हो गए। आई होप ये ऑर्गेनोफॉस्फेट सबको समझ आ गया। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ने कौन सी स्लाइड को ब्लॉक कर दिया? एस्टेरेटिक साइड को। एसिटाइल कोलिन डिग्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बामेट्स दे ब्लॉक both sides, both esteric as well as anionic side. Carbamates they block both esteric and anionic side. थर्ड पॉइंट, दो ड्रग अब बेटा हमने अलग से लिखे हैं। कौन से? टेक्रीन याद आ रहा है, एल्जाइमर डिजीज में बैन हो गया था, हेपेटोटॉक्सिक। इड्रोफोनियम हमने आज पढ़ा। ये दो ड्रग दे ब्लॉक एनायनिक साइट ओनली। तो आई होप सबको समझ आया, ठीक है। अब इसमें हम डायग्राम बनाते हैं बेटा, कि अगर हमने बनाया यहां पे इड्रोफोनियम और टेक्रीन बना दिया, समझ आ रही है बात? और इन दोनों साइड को बेटा हमने किससे ब्लॉक कर दिया? कार्बामेट से ब्लॉक कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए, ये डायग्राम इजी हो गया हमारे लिए? ये डायग्राम इजी हो गया हमारे लिए? तो पहला हो गया हमारा ओपी, दूसरा हो गया इड्रोफोनियम और टेक्रीन, तीसरा हो गया हमारा कार्बामेट। तो इसीलिए एनायनिक साइड ब्लॉक होगी तो एसिटाइल कोलिन आके अटैच नहीं हो पाएगा बेटा, और अगर एस्टेरेटिक साइड ब्लॉक हो गई तो क्या होगा? वो डिग्रेड नहीं होगा। अब एक बात बताओ, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सी है? ऑर्गेनोफॉस्फेट के कार्बामेट? दोनों में से ज्यादा डेंजरस पॉइजनिंग आपको किसकी लगती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट की के कार्बामेट की? एनीवन हु कैन टेल मी? एनीवन? कोई ओपिनियन है आपका तो बताइए। आपको किसकी लग रही है? तो ओसामा जी ने कार बनाई है, मतलब कार्बामेट की। सब बच्चे कार्बामेट बोल रहे हैं, बट मैं आपको एक असलियत बताता हूं। ज्यादा डेंजरस पॉइजनिंग जो होती है वो होती है साहब किसकी? ऑर्गेनोफॉस्फेट की। बेटा एनायनिक साइट और एस्टेरेटिक साइट ये एंजाइम की साइट्स हैं। ये जो एनायनिक और एस्टेरेटिक साइट है ना बेटा, ये इस एंजाइम की साइट है। ये कौन सा एंजाइम है? कोलिन एस्टेरेस एंजाइम है ना, इसकी जगह है एनायनिक साइट। इस एंजाइम का बेटा काम क्या होता है? कोलिन एस्टेरेस एंजाइम का दोबारा बताओ राहुल। कोलिन एस्टेरेस एंजाइम का काम होता है एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करना। अब एसिटाइल कोलिन कैसे डिग्रेड होगा? एनायनिक साइट पे आके अटैच होगा एसिटाइल कोलिन। एस्टेरेटिक साइट एसिटाइल और कोलिन का बॉन्ड जो है तोड़ देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं दैट ओपी पॉइजनिंग is more dangerous. So let's see the reason why. तो बेटा why OP poisoning is more dangerous देखते हैं। यही डायग्राम बना दिया मैंने। तो बताओ OP कहां पे अटैच था? एस्टेरेटिक साइट पे, ठीक है। और ये फॉस्फेट है बेटा, और ये क्या है? इसके ऑर्गेनिक ग्रुप है। नाउ why OP poisoning is more dangerous? We will write a reason, because there is aging of enzyme. क्या रीजन है? लिखेंगे बिकॉज ऑफ एजिंग ऑफ एंजाइम।
Now let's see the reason why. Sir, what happens if OP poisoning कंटिन्यूस, काफी देर हो गई, मतलब लेट स्टेज पे आ गई, मतलब एक आदमी को ओपी खाए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो क्या होता है बेटा? सी दिस डायग्राम। ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, नॉर्मली आप जानते हो फॉस्फेट कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड बनाता है। 3 उसने ऑर्गेनिक से बना दिए, 2 पीछे स्टेरिटिक साइड से बना दिए। होता क्या है सर, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग की लेट स्टेज हो जाती है तो क्या होता है? स्लोली ऑर्गेनिक ग्रुप्स दे सेपरेट फ्रॉम फॉस्फेट। देर होने का मतलब होता है एजिंग हो जाना, इसको हम बोलते हैं एजिंग ऑफ एंजाइम। स्लोली ऑर्गेनिक ग्रुप दे सेपरेट फ्रॉम फॉस्फेट। अब देखो बेटा क्या होगा, सी केमिस्ट्री याद करो। अगर हमने इसमें से ऑर्गेनिक ग्रुप को अलग कर दिया, ऑर्गेनिक ग्रुप बेटा अलग हो गए। अब आप मुझे बताओ, ये जो फॉस्फेट है बाकी के 3 बॉन्ड कहां बनाएगा? साहब ये जो फॉस्फेट होगा ये बाकी के 3 बॉन्ड फिर पीछे बनाना शुरू कर देगा। अब बताओ, गिनती करो कितने बॉन्ड हो गए टोटल? 2 पहले से थे, टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड हो गए। अब आप मुझे बताइए कि इस फॉस्फेट को जो ऑर्गेनोफॉस्फेट का पार्ट था, क्या आप इसको रिमूव कर सकते हो? क्या आप इस फॉस्फेट को रिमूव कर सकते हो? अब 5 बॉन्ड बन गए इसके, पहले तो सिर्फ 2 बॉन्ड हटाने थे हमें, अगर हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट को निकालना है। सो कैन वी से दैट इन एजिंग ऑफ एंजाइम व्हाट हैपन्स, द एंजाइम is irreversibly blocked, and if the enzyme is irreversibly blocked, we can never reactivate this enzyme। हम इस एंजाइम को कभी भी रीएक्टिवेट नहीं कर सकते, है ना? रीएक्टिवेट का मतलब इसमें से वी कैन नॉट रिमूव फॉस्फेट। यू कैन नॉट रिमूव फॉस्फेट। तो ये एंजाइम तो साहब क्या हो गया? परमानेंटली मर गया। ये एंजाइम तो अब कभी भी परमानेंटली मर गया, कभी भी काम नहीं कर सकता। सिंपल भाषा में ये एंजाइम क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। क्या बूढ़ा आदमी काम कर सकता है? बूढ़ा होना मतलब बेटा एजिंग हो गई। तो एक बात बताओ, अगर एजिंग हो जाती है तो आदमी काम कर पाता है? नहीं कर पाता। अगर एंजाइम की एजिंग हो गई, क्या ये एंजाइम दोबारा काम कर पाएगा कभी? सिंपल भाषा में बताओ, एजिंग मतलब बूढ़ा हो जाना। अगर इस एंजाइम की एजिंग हो गई मतलब फॉस्फेट इरिवर्सिबली बाइंड कर गया, तो ये एंजाइम अब दोबारा लाइफ में काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लेट्स सी। सो लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। ठीक है, ठीक है। What is the treatment of organophosphate and carbamate poisoning? Sir, we have 2 goals of treatment. क्या ट्रीटमेंट है? फर्स्ट गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज, क्या करना था सर? इनमें क्या हो रहा था? दे आर एंटीकोलिनेस्टेरेस, मतलब एक कोलिनेस्टेरेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ रहा था, और एसिटाइल कोलिन से डंबल्स वाले फीचर्स हो रहे थे, पेशेंट की डेथ हो रही थी, है ना? So the first treatment of
ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस, रीजन बताऊंगा अभी आपको, इंट्रावीनस इंजेक्शंस ऑफ एट्रोपिन। ड्रग ऑफ चॉइस इज इंट्रावीनस इंजेक्शंस ऑफ एट्रोपिन। तो बताओ एंटीडोट क्या है? एट्रोपिन। क्यों? अभी बताता हूं रीजन। बट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग वी कैन ऐड ऑक्साइम्स। We can add oximes. But in carbamate poisoning, C for carbamate, oximes are contraindicated. Oximes are not given. समझ गए? तो can we write one word that oximes are only given in OP poisoning? याद रख सकते हैं? Oximes are contraindicated in carbamate poisoning. क्या हम ये बात याद रख सकते हैं? एग्री? बेटा हम कार्बामेट को रिमूव करा सकते हैं। कार्बामेट ना काफी कम देर के लिए बाइंड करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट काफी ज्यादा देर के लिए बाइंड करता है। ठीक है, ठीक। नाउ लेट्स सी, अगर मैं कहूं सर व्हाट इज द सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग, आप किसके साथ जाओगे? व्हाट इज द सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? यू विल गो बाय द आंसर एट्रोपिन। एट्रोपिन इज द ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, अभी हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो लेट्स सी ऐसा क्यों। सो लेट्स सी द रीजन, हम क्यों देते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। सो लेट्स सी द रीजन फॉर इट। We know that in OP and carbamate poisoning, they are anticholinesterase. That means they inhibit cholinesterase enzyme. And increase in choline increases acetylcholine, which produce dumbbells, which produce the symptoms of dumbbells. Now, why we give atropine? Atropine block acetylcholine receptors. What are oximes? Oximes, they reactivate which enzyme? बताओ बेटा oximes क्या करेंगे? Oximes, they reactivate which enzyme? ताकि एंजाइम दोबारा काम करना शुरू कर दे, कोलिन एस्टेरेस एंजाइम। तो ऑक्साइम्स ये इस एंजाइम को कहते हैं साहब दोबारा काम करना शुरू कर दो ताकि डिग्रेड हो जाए। हेंस वी हैव एट्रोपिन एंड ऑक्साइम्स। सो एट्रोपिन, लेट्स सी अबाउट एट्रोपिन। एट्रोपिन, it is the overall drug of choice, and you will write it is the life saving drug. It is the life saving drug in cases of both carbamate and organophosphate poisoning. Why? Because it blocks acetylcholine receptors. Sir, what is the dose of atropine? We give IV atropine at a dose of 2 milligram per kg repetitive injection. अबे आपने एक बात याद रखनी है, रूल है बेटा, एक रूल है। किसी भी पॉइजनिंग में हम कैसे इंजेक्शन देते हैं, आपने क्या बोलना है? कोई भी आपसे पूछे सर किसी भी ड्रग की पॉइजनिंग होती है ना, तो हम उसकी एंटीडोट में क्या देते हैं? रिपीटेटिव इंजेक्शंस देते हैं।
और सर चाहे आपको 100, 200, 500 इंजेक्शन क्यों ना देने पड़े, बार बार एट्रोपिन देते रहो। इतनी बार एट्रोपिन दो कि आप थक जाओ। ठीक है सर। अब बात आ रहा है रिपीटेटिव इंजेक्शन। ऐसा देखा गया है कि एक आदमी को हमने ठीक करने के लिए हमने 100 से ज्यादा इंजेक्शन दिए हुए हैं। वी हैव गिवन मोर देन 100 इंजेक्शन, लिटरेचर में सर्च करेंगे। नाउ सर टिल एट्रोपिनाइजेशन अकर्स, क्या आप बता सकते हो बेटा एट्रोपिनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होगा? एट्रोपिनाइजेशन मतलब एट्रोपिनाइजेशन मतलब बेटा टिल द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन कम्स। Yes. Now, beta, what do you think the effect of atropine? Sir, can we say effect of atropine will be opposite of dumbbells? Can we say effect of atropine will be opposite of dumbbell? तो पहला बेटा मुझे बताओ, कौन बच्चा मुझे बताएगा आइस में क्या होगा? आइस में क्या होगा? मियोसिस के मिड्रियासिस? मियोसिस के मिड्रियासिस? मिड्रियासिस। सेकंड, बी से बेटा ब्रेडिकार्डिया था। एक्ट्रोपिन से क्या होगा? टेकीकार्डिया। समझ गए बात? टेकीकार्डिया है ना, वेरी गुड बेटा। डी से क्या था? डी से डायरिया था। एक्ट्रोपिन से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। अब साहब कॉन्स्टिपेशन को हम अपने पेशेंट में कैसे डायग्नोस करें? कर सकते हैं? यस, कॉन्स्टिपेशन को हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस बावल साउंड। हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे, एब्डोमेन पे चेक कर सकते हैं। फाइन। अच्छा बेटा, हमने देखा कि एसिटाइल कोलिन से सारी सिक्रीशन बढ़ती हैं। एट्रोपिन से लिखेंगे ड्राइनेस ऑफ रेस्पिरेटरी या फिर ब्रोंकियल सिक्रीशन। ठीक है, दीज आर द साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। These are the signs of एट्रोपिनाइजेशन। आई होप आपको ये बात बहुत सिंपल लग रही है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है, विच इज द मोस्ट डेफिनेटिव साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन? मतलब अगर ये साइन आ रहा है तो मतलब वी आर प्रिटी मच श्योर कि साहब ये एट्रोपिन की वजह से ही है और किसी कारण से नहीं हो रहा। डेफिनेटिव साइन। सर मिड्रियासिस तो हजारों कारणों से हो सकता है, सिर्फ एट्रोपिन से ना हो। टेकीकार्डिया हजारों कारणों से हो सकता है। देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ ड्राइनेस, है ना। माय क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट डेफिनेटिव साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन? यस, मार्क कर लो, एमसीक्यू है। ड्राइनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और ब्रोंकियल सिक्रीशन इज द, क्योंकि अब अलग से लिख रहे हैं, इज द डेफिनेटिव साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। अगर ऐसा आ रहा है, नाउ यू कैन स्टॉप गिविंग इंजेक्शंस ऑफ एट्रोपिन। नाउ यू कैन स्टॉप एट्रोपिन इंजेक्शन। अब आप पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए ओरल एट्रोपिन पे डाल दो, पर इंजेक्शन देना बंद कर सकते। आई होप आपको समझ आ गया। तो क्लिनिकली पढ़ेंगे कि पेशेंट आपके सामने है, तब तक देते रहो जब तक ये सब चीजें होनी शुरू ना हो जाए। तो दिस इज अबाउट एट्रोपिन विच इज द ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड ड्रग क्या था बेटा? ऑक्साइम्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? Oximes, they are also known as choline esterase, reactivators. That means it will reactivate choline esterase enzyme, which will now degrade acetylcholine. Now, first point, there are three drugs, and these three drugs they will end with the word oxime. पहला है IV pralidoxime, दूसरा obidoxime, एंड तीसरा डाई असाइल मोनोऑक्साइन. कैसे याद करें बेटा? आपसे ना ये वाला सबसे कॉमनली पूछा जाता है, पहले वाला. इस ड्रग का दूसरा नाम होता है पैम. आप पैम वर्ड याद कर लो, ठीक है. और तीसरे वाले का नाम याद रख लो डैम. पैम डैम याद रख सकते हैं, इजी हो गया, ठीक है. तीनों आईवी दिए जाते हैं. पहले तीनों में डिफरेंस देखते हैं, फिर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, ठीक है. बेटा बहुत ज्यादा लोडिंग डोज दे दोगे एट्रोपिन से तो बहुत ज्यादा टेकिकार्डिया होने का रिस्क है ना. बहुत ज्यादा देना भी सही नहीं है ना, बार बार देना पड़ेगा. नाउ पैम यू विल राइट इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग. Obidoxime, it is the longest acting drug. DAM, it is the only drug that can cross blood-brain barrier. ये दोनों ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, ये दोनों नहीं करते, ये करता है, ठीक है, डाइसाइल मोनोऑक्साइड, क्योंकि ब्रेन में भी सिम्टम्स आते हैं. नाउ द पॉइंट इज why we are giving oximes. So let's see the mechanism of action of oxime. लिखेंगे सर, वही डायग्राम बनाते हैं, याद आ रहा है? लिखेंगे oximes attached to anionic site. So this is choline esterase enzyme. तो हमने बेटा एनायनिक साइट बताई थी, और यहां पे आके कौन अटैच हो गया? ऑक्साइम. एंड आफ्टर अटैचमेंट ऑक्साइम्स दे रिमूव ऑर्गेनोफॉस्फेट फ्रॉम एस्टेरेटिक साइट. ये वर्ड आपने याद रखना है. इसका मतलब देखिए बड़ा सिंपल सा है. यहां पे हमारा क्या अटैच था बेटा? ऑर्गेनोफॉस्फेट एस्टेरेटिक साइट पे. तो ऑक्साइम्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है, और ये सेपरेट हो जाते हैं. ये दोनों के दोनों बेटा क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं. आपको ये बात समझ आ गई? I hope you have understood this diagram and what I have written. अब मेरा आपसे एक सवाल, अब आप बच्चे मुझे आंसर बताएंगे. That oximes are not effective. Let's see. Oximes are not effective in carbamate poisoning. Who will tell? Reason. Oximes are not effective in carbamate. Which student will tell me the answer for this question? Why oximes are not effective in carbamate poisoning? देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देगा. मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता चुका हूं.
Why carbamates are not effective in carbamate poisoning? Why oximes are not effective in carbamate poisoning? Reason. असलम जी बिल्कुल सीजन. Because in carbamate poisoning, anionic site is already blocked. बताओ बच्चे, ये रीजन सबको समझ आया? तो ऑक्साइम्स को काम करने के लिए पहले बताओ कौन सी साइट पे आके ब्लॉक होना पड़ता है, पहले बताओ. ऑक्साइम्स को काम करने के लिए कौन सी साइट पे ब्लॉक काम करना पड़ता है? पहले आके एनायनिक साइट पे अटैच होना पड़ता है. तो कार्बामेट पॉइजनिंग में तो साहब एनायनिक साइट पहले से ही ब्लॉक्ड है. ठीक है. दूसरा रीजन बताओ मुझे, दैट ऑक्साइम्स आर ओनली गिवन इन अर्ली ओपी पॉइजनिंग. Oximes are only given in early OP poisoning. Oximes are not effective in aging. Can you tell me aging क्या था? Oximes are not effective if aging of enzyme has occurred. If there is an aging of enzyme, then we don't give oximes. Who will tell me? कौन सा बच्चा मुझे बताएगा क्यों? So this is the question number 1 आपसे पूछा जाता है. This is question number 2 जो आपसे पूछा जाता है. क्योंकि एक बार अगर एंजाइम की एजिंग हो गई, एक बार अगर एंजाइम की एजिंग हो गई, तो ऑक्साइम्स उस फॉस्फेट वाले को रिमूव नहीं कर सकता. यस. तो इन वन वर्ड हमने क्या लिखना है बेटा? दैट ऑक्साइम्स, इसको मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेंगे. समरी बना देते हैं बेटा जो हमने लिखी है. That oximes, which are cholinesterase reactivators, they are given in OP poisoning in early cases. अगर अभी immediately हुई है तो देंगे. They are contraindicated in carbamate poisoning and they are not effective aging of enzyme. तो ये हमारी बेटा बन गई समरी. समझ गए बात? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो यहां पे देते हैं. कौन सा बेटा राहुल? कौन सा सेपरेट वाला? सेपरेट वाला कौन सा बेटा? अगर एजिंग हो जाती है ना तो सेपरेट बेटा. देखो राहुल, देखो है क्या, पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्साइम्स जो होते हैं वो आते हैं और एनायनिक साइट पे बाइंड करते हैं, और पहले से जो ऑर्गेनोफॉस्फेट एस्टेरेटिक साइट पे होता है, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है. इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है. जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये जो ऑक्साइम और ओपी है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं. देख रहे हो, सेपरेट हो गए. ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? सेपरेट हो जाते हैं एंजाइम से. और डोंट यू थिंक अगर ये सेपरेट हो गए तो ये एंजाइम दोबारा काम करना शुरू कर देगा? अगर ये एंजाइम दोबारा काम करना शुरू कर देगा तो कह सकते हैं दे आर कोलिन एस्टेरेस रीएक्टिवेटर्स. अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप पे बेटा मेरा नाम लिख लेना, आ जाएगा डॉक्टर अंकित फार्माकोलॉजी सीरीज.
अभी मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ठीक। पीडब्ल्यू के लिंक पे भी बेटा पूछ सकते हो। अच्छा राहुल, आई होप ये बात समझ आ गई सबको, समझ गए बात? डायग्राम अच्छा लगा? ऐसा डायग्राम बनाना है आपने, ठीक। लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, क्रॉनिक ओपी पॉइजनिंग। क्रॉनिक ओपी पॉइजनिंग एक अलग टाइप की पॉइजनिंग है। क्रॉनिक मतलब बहुत ही धीरे 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 होना। सो क्रॉनिक ओपी पॉइजनिंग इज जनरली सीन इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स who are working in insecticides and pesticide factories. अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप रोज इंडस्ट्री जाओगे, कैन वी से देयर इज लॉन्ग टर्म, हमेशा आपको एक्सपोजर रहेगा? लॉन्ग टर्म लो डोज एक्सपोजर होता रहेगा फॉर मेनी ईयर्स? नाउ इफ देर इज लॉन्ग टर्म लो डोज एक्सपोजर होता रहेगा क्रॉनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट में, व्हाट विल हैपन? स्लोली एंड स्लोली देर इज नर्व डीमाइलिनेशन और न्यूरोडीजेनरेशन। बिकॉज सर ये जो एंजाइम है ये नर्व्स में भी होता है ना, नर्व्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, एंड रिमेंबर इट्स अ परमानेंट डैमेज एंड इरिवर्सिबल, एंड फॉर दिस कंडीशन देर इज नो क्योर। इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो आई होप हमारा कोलिनर्जिक ड्रग और एएनएस का पहला पार्ट फिनिश हुआ। तो बताओ बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। आपके एग्जाम में 100% थ्योरी के क्वेश्चन में, थ्योरी का जो आपका एग्जाम होगा ना 100% आएगा ये सवाल, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग लॉन्ग क्वेश्चन, वाइवा में 100% योर एग्जामिनर विल आस्क यू, ठीक है। तो एक क्विज खेल लें, ठीक है, क्विज खेल लें फटाफट। चलो मैं आपसे पूछता हूं, माइंड में रिवाइज करते हैं। जस्ट टेल मी वेरी रैपिडली, इन 5 minutes we will revise each and everything about carbamate and organophosphate poisoning. Tell me, which people they generally suffer from carbamate and organophosphate poisoning? कौन से लोग ज्यादातर कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से सफर करते हैं? टेल मी, कौन सा ऑक्यूपेशन? फार्मर्स। सेकंड क्वेश्चन, एक पेशेंट आया आपके पास, उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग के क्या फीचर होंगे? क्या फीचर होंगे इन वन वर्ड? जस्ट टेल मी इन वन वर्ड, बाकी तो आप सब जानते हो। डंबल्स, एम से मियोसिस, प्यूपिल का साइज, पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है, और रेड टीयर्स। डायग्नोस कैसे करेंगे? हिस्ट्री और क्लिनिकल फीचर के बेस पे। सर कोई लैब टेस्ट होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा एंजाइम? कौन से एंजाइम का लेवल देखेंगे ब्लड में, प्लाज्मा में? सूडोकोलिन एस्टरेस और आरबीसी एस्टरेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनोफॉस्फेट कौन सी साइट को ब्लॉक करता है? एस्टेरेटिक साइट को। वो एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं होगा। कार्बामेट किसको ब्लॉक करता है? साहब कार्बामेट दोनों साइट को ब्लॉक करता है, एनायनिक एज वेल एज एस्टेरेटिक साइट को, ठीक है। एजिंग ऑफ एंजाइम किसके साथ देखा जाता है? कार्बामेट के ऑर्गेनोफॉस्फेट। एजिंग ऑफ एंजाइम मतलब धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रुप अलग हो जाना और फॉस्फेट परमानेंटली अटैच हो जाना।
एजिंग इज सीन विद ऑर्गेनोफॉस्फेट। मेरा आपसे एक सवाल, अगर एंजाइम की एजिंग हो गई तो क्या ऑक्साइम्स काम कर पाएंगे? क्या ऑक्साइम्स इस ऑर्गेनोफॉस्फेट को सेपरेट कर पाएंगे, रीएक्टिवेट कर पाएंगे इस एंजाइम को? नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग, इन बोथ केसेस द ड्रग ऑफ चॉइस इज इंजेक्शंस ऑफ IV एट्रोपिन, but oximes are only added in, oximes are only added in, only का मतलब OP पॉइजनिंग। OP पॉइजनिंग में भी हम ऑक्साइम्स कब ऐड करेंगे? अर्ली स्टेजेस में, अभी रिसेंटली हुई है, कि लेट स्टेजेस में ऐड करेंगे? ऑक्साइम्स आर ओनली गिवन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ OP पॉइजनिंग। लेट स्टेजेस में वो इनइफेक्टिव है, एंजाइम की एजिंग हो जाती है। Oximes are contraindicated in carbamate poisoning because anionic site is already blocked. Oximes को पहले anionic site पे आके अटैच होना पड़ता है, तभी वो ऑर्गेनोफॉस्फेट को एस्टेरेटिक साइट से अलग करेगा। 3 ऑक्साइम्स हैं, पैम, डैम, ऑक्साइम्स ही आए, एंड में सब में ऑक्साइम आ रहा है, आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, नाम मत याद करो, आइडेंटिफाई तो कर लोगे। प्रेलिडॉक्साइन है ना, डाइसाइल मोनोऑक्साइन, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट्रोपिन कब तक देंगे? जब तक एक्ट्रोपिन का इफेक्ट ना आ जाए, टिल एक्ट्रोपिनाइजेशन अकर्स। एक्ट्रोपिनाइजेशन में क्या होगा? डंबल्स का उल्टा होगा साहब, मियोसिस के बजाय मिड्रियासिस, ब्रेडिकार्डिया के बजाय टेकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डायरिया के बजाय रिड्यूस ब्राउल साउंड, and dryness of respiratory secretion is a definitive sign. At that time you can stop giving atropine injection. बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहूं रिवाइज करना है तो कितनी देर लगती है? 5 मिनट। सो मैसेज ऑफ द डे इज रीड योर नोट्स टुनाइट। ये मैसेज हमेशा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं और कहानियों के साथ। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एन्जॉय योर डे, वट एवर द डे इज लेफ्ट। ठीक है, शाबाश, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू तबस्सुम, आई ऑल्सो एन्जॉयड एवरी बिट विद यू। मज़ा आया, ऐसे ही पढ़ेंगे पूरी फार्मा, डोंट वरी। आपके लिए इजी नहीं होगा कोई भी चीज़, बट हाँ हम हर चीज़ को कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। इजी कुछ नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, पर अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपका बेस बन जाएगा फिर हम भागेंगे, क्योंकि फिर आपको चीज़ें पहले ही पता होंगी। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, अभी आपके लिए नई चीज़ें। थोड़ा सा 1 महीने के बाद आपको फार्मा ओरिएंट हो जाओगे, फिर मैं फास्ट चलूंगा, आपको कहोगे सर सब समझ आ रहा है। अभी आप अभी धीरे चल रहे हैं, हम जान के धीरे चल रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट।